Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made Saral for NEET. So I am now going to start with the first unit of class 12th, and yes, I will be covering it with the point of view कि हमारा जो NEET वाला पर्पस है वो सॉल्व हो जाए. And the first unit and the famous and the most important unit, one of the most important unit is your electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें बेटा दो वर्ड्स हैं. एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है स्टैटिक्स. यू नो इनका मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब है किससे? इलेक्ट्रिक चार्ज से. क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो मैं अभी आपको बताऊंगा. इलेक्ट्रिक चार्ज. स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट. तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एट रेस्ट. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में वी विल स्टडी द चार्जेस एट रेस्ट. हम चार्जेस को मूव नहीं करवाएंगे. व्हाई? बिकॉज व्हेन आई मूव अ चार्ज, जब मैं चार्ज को चलाता हूं तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, जो कि आपका नेक्स्ट यूनिट है. और चार्ज के मूव होने से क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है, इसलिए उसके और भी बहुत सारे इफेक्ट्स सामने आते हैं, जो कि थर्ड चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे उसको स्टडी करते हैं, मैग्नेटिज्म. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सिर्फ बात करनी है चार्जेस की, जो कि रेस्ट पे हैं. तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो चार्ज मैं कर रहा हूं इतनी देर से, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? आपने मास सुना है? मास जैसे एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज की, सिमिलरली जो चार्ज है ये भी एक प्रॉपर्टी है. क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है. तो इफ समवन आस्क यू इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, आप बोलोगे प्रॉपर्टी है. किसकी? मैटर की. उससे क्या होता है? जैसे मास के होने की वजह से एन ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस विच फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. मैंने आपको बताया था. एंड यू ऑल्सो नो, ग्रेविटेशन आपने क्लास 9th में पढ़ा है. ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन का रीजन क्या है बेटा? दैट इज मास. समझ में आई बात? तो क्योंकि बॉडी के पास मास है, इसीलिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर सकती है और एक्सपीरियंस भी कर सकती है. सिमिलरली क्योंकि बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज, इसीलिए वो बॉडी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट भी कर सकती है और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस भी कर सकती है. और उसी चार्ज को अगर मैं चलाना स्टार्ट कर दूं तो वो मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सर्ट और एक्सपीरियंस कर सकती है. समझ में आ रही है बात? सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट और इट कैन एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्सेस. चलो ये बात आई समझ में कि अगर एक चार्ज, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है, इसलिए हमने उसको नाम दिया इलेक्ट्रिकल फोर्स. तो हमने जब चेक किया, हमने ये देखा कि जब मैंने दो सिमिलर, देखो ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, मैं सेम नेचर मान लेता हूं. जब मैंने दो पार्टिकल्स जो सेम नेचर के हैं उनको जब मैंने ऐसे रख दिया, तो ऐसे रखने पर इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? रिपेल किया, दूर दूर धकेल दिया एक दूसरे को. बट जब मैंने ऑपोजिट चार्जेस लिए, लेट मी चेंज द कलर, जैसे ही मैंने ऑपोजिट चार्जेस लिए, एक येलो कलर और एक मैंने ग्रीन कलर लिया, तो इन्होंने एक दूसरे को क्या किया? अट्रैक्ट किया. फोर्सेस तो दोनों केसेस में लगा रहे हैं. ये जब ग्रीन ग्रीन है तो दूर कर रहे हैं एक दूसरे को, पर जब ग्रीन येलो किया तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. चलो ये हमें नेचर आया समझ में इसका कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज बिहेव कैसे करता है. अगर तो सेम सेम नेचर का होगा, तो वो रिपेल करेगा. अगर ऑपोजिट नेचर का होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा. क्या ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स में होता था? बिल्कुल भी नहीं. In the area of gravitational force we studied, it is always attractive. Gravitational force हमेशा कैसी होती है? फोर्स आपकी अट्रैक्टिव होती है. अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? हमने ये देखा कि जो चार्जेस होते हैं ना, वो कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं. जैसे मान लो, अब चार्जेस की टाइप्स हमें पता लग गई. टाइप्स दो टाइप के हैं चार्जेस. अब उनके नाम देने थे हमें. अब हमने क्या करना था? उनका नाम देना था. टाइप हमें यहां से पता लग गई कि अगर ऐसे चार्जेस को मैं रख रहा हूं एक दूसरे के सामने तो वो रिपेल कर रहे हैं. अगर मैं ऐसे रख रहा हूं तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं. मतलब इनका जो नेचर है, इनका जो टाइप है वो अलग अलग है. दो टाइप्स हैं. अगर मैं सेम नेचर को रखता हूं आमने सामने तो वो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट नेचर क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. पर मुझे अब नाम रखना है. नाम भी तो रखना है ना. A B C D, सोनू मोनू रिंकू पिंकू, जैसे हमारे नाम होते हैं,
हमें चार्जेस का भी नाम रखा है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इनका नाम कैसे रखा जाए, तो उन्होंने देखा कि ये कैसा बिहेवियर शो करते हैं। उन्होंने देखा कि अगर एक चार्ज +2 है और दूसरा चार्ज अगर -2 है, तो इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा एक जगह रख दूं तो नेट ये 0 बन जाता है। फिर उन्होंने देखा अगर एक चार्ज +2 है, दूसरा चार्ज भी +2 है, एक जगह रखने पर ये -4 बन जाता है। एक चार्ज अगर -2 है, दूसरा -2 है, तो टोटल चार्ज कितना बन जाता है? -4 बन जाता है। तो ये कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं? जैसा मैथमेटिक्स में बेसिक एक्सप्रेशंस हमारा प्लस और माइनस करने से जो शो करते हैं, मतलब इनके ऊपर जो बेसिक ऑपरेशंस है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, वो वैलिड हो रहे हैं। इसीलिए साइंटिस्ट ने इनका नाम रख दिया कि चलो अब हम चार्जेस का नाम रख देंगे। एक चार्ज को बोला जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज को बोला जाएगा नेगेटिव चार्ज। समझ में आई बात? क्योंकि वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहे हैं। देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर दे शो दिस बिहेवियर, हेंस they were named as positive charges and negative charges. तो मैंने क्या सिखाया आपको? मैंने आपको ये बताया इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस को पढ़ना, और वो इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे रहेंगे? रेस्ट पे रहेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस की मैं बात करूं, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑफ अ मैटर, ऑफ अ बॉडी, जिसकी वजह से दैट बॉडी और मैटर कैन एक्सर्ट और एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रिकल फोर्स। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। नाम क्या रखा उनका? पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे क्यों रखा? बिकॉज दे वर शोइंग द बिहेवियर लाइक, अगर मैं प्लस प्लस को रखता हूं साथ में तो ऐड हो जाते हैं, माइनस माइनस भी ऐड हो जाते हैं, प्लस माइनस को रखता हूं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रख दिया। जब मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव को सामने रखा तो रिपेल किया, नेगेटिव नेगेटिव को सामने रखा तो भी रिपेल किया, पॉजिटिव नेगेटिव को रखा तो उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। इतनी बात आई समझ में? तो हम इसको भी लिख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट मिलिकन वाली बात पे आता हूं कि ये वैल्यूज कितनी होती हैं एक चार्ज की, वो किसने बताया हमें। अकॉर्डिंगली देन वी विल प्रोसीड। तो यूनिट है हमारा जो हमने स्टार्ट करना है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा जैसे मैंने पहले भी आपको बोला है, मैंने एक यूनिट ऑलरेडी करवा दिया है क्लास 11th का। मैं उसमें भी क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे खुद पूरा मेहनत करके बोर्ड पे लिखता हूँ सारी चीज़ें, नहीं तो मैं भी एज इट इज़ करने के लिए करवा सकता हूँ। आई वांट आप सब अच्छे से नोट्स बनाएं, सो दैट बाद में रिवाइज करने के लिए आपके पास खुद के हैंड रिटन नोट्स हों जो आपने अपने हिसाब से बनाए हैं। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या चीज़। It is the branch of physics in which we study electric चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है जी। फिर हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इट इज द property associated with matter due to which it can exert और एक्सपीरियंस। क्या एक्सपीरियंस कर सकता है और एक्सर्ट कर सकता है? इलेक्ट्रिकल
forces and मैग्नेटिक फोर्सेस। समझ में आई बात? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है, वो एक ब्रांच है फिजिक्स की जहां पे हम क्या स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि रेस्ट पे रहेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी? मैटर की प्रॉपर्टी। फाइन। ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्सेज एंड मैग्नेटिक फोर्सेज। ठीक है। अब यही वो चार्जेस हैं जिनके एक्सेस में होने पर या जिनके डेफिशिएंट होने पर हम ये बोलते हैं कि बॉडी के ऊपर नेट चार्ज है। नेट चार्ज, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी। हमेशा जब भी हम बात करेंगे दिस बॉडी इज चार्ज्ड, तो चार्ज का मतलब हम नेट चार्ज की बात कर रहे हैं। नेट चार्ज ऑन अ बॉडी क्या होता है? नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। समझ में आई बात? तो किसी भी बॉडी पे नेट चार्ज का होना यह मतलब होता है। तो इसको लिख लेते हैं। नेट चार्ज ऑन अ बॉडी is the result of excess or deficiency of इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इनके एक्सेस में होने पर या डेफिशिएंसी में होने पर बॉडी के ऊपर क्या आ जाता है बेटा? दैट इज द नेट चार्ज। इतनी बात आई समझ में? इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, अब चार्जेस के बारे में हमने देख लिया कि होते क्या हैं और इनके ज्यादा या कम होने पर क्या क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं हम। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में बेटा सबसे पहले आता है आपका, एक है पॉजिटिव चार्ज, और ये किसकी वजह से होता है? देखो एक बात समझना, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। प्लस अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज प्लस है तो वो पॉजिटिवली चार्ज है, अगर किसी के भी ऊपर अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिवली चार्ज है। नॉर्मली आपको पता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं अभी। अब नेगेटिव चार्ज तो होता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। पॉजिटिव होता है प्रोटॉन के ऊपर। आई बात समझ में? अब जब मैं बोलता हूं कि बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब उसके पास एक्सेस में क्या है? प्रोटॉन्स हैं। और अगर मैं बोलता हूं कि बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है तो मैं बोलता हूं बॉडी के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज, किसी भी बॉडी पे, ध्यान से सुनना, किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है कि उस बॉडी में बहुत सारे प्रोटॉन्स मूव कर चुके हैं। ये मेरी स्टेटमेंट है। अगर आपको लगता है कि ये मेरी स्टेटमेंट में कुछ करेक्शन होना चाहिए, देन डू इट इन द कमेंट सेक्शन। फिर से सुन लो स्टेटमेंट। इफ अ बॉडी हैज अ पॉजिटिव चार्ज इट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू दैट बॉडी। और प्रोटॉन्स अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लेकर गए होंगे एंड हेंस दैट बॉडी गॉट द पॉजिटिव चार्ज। इसलिए हम बोलेंगे नेट चार्ज उस बॉडी पे कितना आ गया? पॉजिटिव आ गया। नाउ इफ यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग then correct it in the comment section, and if you think it is right then just write in the comment section yes that statement is right। समझ में आई बात? तो अगर मैं हिंदी में बताऊं, मैंने अभी ये बोला है किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज उसमें प्रोटॉन्स जाने की वजह से आता है। समझ में आ गई बात? तो अगर आपको सही लगता है तो yes it is right लिख दो, अगर आपको गलत लगता है तो इसको करेक्ट कर दो कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? तो दो टाइप के पॉजिटिव, दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है? इट इज
ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज क्या होता है बेटा? इट इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और किसी भी बॉडी में अगर प्रोटॉन्स ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम है तो उस बॉडी के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज द नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? अब इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट is coulomb, C that is ampere second। ठीक है, एम्पेयर सेकंड भी बोलते हैं इसको हम, कूलम भी बोलते हैं, और प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं कुछ हमारे पास इसके। एम्पेयर आर, और ये कितना हो जाएगा आपका? दैट विल बी 3600 कूलम। 3600 कूलम। एंड फैराडे भी एक इसका प्रैक्टिकल यूनिट है, दैट इज 96500 कूलम। ये आपको एज इट इज क्या रखने हैं, याद करने हैं, जस्ट नोट इट डाउन। दो टाइप के चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव, एसआई यूनिट और उनके प्रैक्टिकल यूनिट्स। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या चीज, इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोला, क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पर अब हमने ये बात जाननी थी, हमने ये समझना था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी वैल्यू कितनी होती है। किसको बोलोगे वन इलेक्ट्रिक चार्ज आप? तो मिलिकन। मिलिकन एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं और इनके नाम पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो बहुत मशहूर, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, दैट इज मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। I believe you must have heard about this name, Millikan's oil drop experiment। इन्होंने क्या किया, ऊपर से ऑयल के कुछ ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया जो कि बहुत फाइन होल से नीचे आए। अब ग्रेविटी की फोर्स की वजह से वो नीचे आ रहे थे और उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई। तो वहां से कैलकुलेशंस करने के बाद ही फाउंड कि जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और उन्होंने ये भी बताया कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या होता है चार्ज का? जैसे उन्होंने बोला कि एक जो चार्ज होता है उसके ऊपर उसकी वैल्यू कितनी होती है एक चार्ज की, 1.6 इंटू 10⁻⁻, दैट इज 19 कूलम। ये वैल्यू उन्होंने बताई अपने मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि दिस इज द वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अगर मैं प्लस चार्ज की बात करूंगा तो इसको पॉजिटिव में लेंगे, नेगेटिव में बात करेंगे तो माइनस में ले लेंगे इसको। और उन्होंने बोला कि इट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या है? क्वांटाइज्ड का मीनिंग है कि ये जो चार्ज है हमेशा इसके होल नंबर मल्टीपल्स में अवेलेबल होगा। मतलब 1.6 इंटू 2 क्या होता है 3.2, 1.6 इंटू 3 क्या होगा 4.8, मतलब 1.6 के टेबल की बात कर रहा हूं मैं, कैसे चलेगा वो 1.6, 3.2, 4.8, देन उसके बाद 16 4 जा 6.4, 16 5 जा 8.0, ठीक है, ऐसे करते करते मतलब
जो चार्ज है वो इसके मल्टीपल्स में अवेलेबल होता है, जो चार्ज है वो इसके मल्टीपल्स में ही रहेगा हमेशा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना है जी 1.9 इंटू 10⁻⁻19। आप ये भी नहीं बोल सकते कि बॉडी के ऊपर चार्ज है 2.2 इंटू 10⁻⁻19। वो हमेशा हमेशा 1.6 के मल्टीपल्स में ही क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसी को बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज या क्वांटाइज हो जाना चार्ज का। तो चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, मतलब हमेशा इसके मल्टीपल्स में उसका एग्जिस्टेंस रहेगा। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिलिकन ने हमें क्लियर किया। तो मिलिकन का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था उसने हमें क्या बताया, ही टोल्ड अस अबाउट द क्वांटा ऑफ चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम उसकी वैल्यू होती है। इतनी बात आई समझ में? तो विल राइट इट डाउन अबाउट दिस। ओके, तो हमने इसमें क्या अभी समझा, हमने ये देखा Millikan through his oil drop experiment told about quanta of charge and estimated it to be equal to चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बताया क्या, क्वांटा ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या, बेसिकली जो Q है चार्ज दैट इज ऑलवेज इक्वल टू NE, और जो E है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्स। कि टोटल चार्ज अगर कहीं पर भी आप चेक करोगे तो आपको वो इस E के इंटेग्रल मल्टीपल में मिलेगा, 1 के मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में, 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा एटसेट्रा। चार्ज इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है N इंटू E, दैट इज कॉल्ड एज द क्वांटा ऑफ चार्ज। ये सारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं जो मिलिकन ने हमें बताई। क्लियर है? तो ये होगी एक चीज। उसके बाद कुछ मैं आपको कन्वर्जन्स बताने वाला हूं अभी। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम। क्लियर है? 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। और एक और पॉइंट आपको अब समझना है, जब मैं बात करता हूं फंडामेंटल पार्टिकल्स की, विच आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स? फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं बेटा आपके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्ज है वो उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो चार्ज्ड पार्टिकल है इसलिए उनके पास चार्ज है, ऐसा कह सकते हो आप। बट किसी बॉडी के पास चार्ज होना वो इस पे डिपेंड करता है कि उसके पास कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 10 प्रोटॉन्स और 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 तो कैंसिल कर देंगे, एक्सेस में क्या बचे, इलेक्ट्रॉन्स 2, दैट मींस नेट नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर 10 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बॉडी पे चार्ज कितना है वो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मिलकर डिसाइड करता है। इंडिविजुअल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो उनका अपना फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, उनका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर है? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज ऑन फंडामेंटल particles like
electron and proton is their internal characteristic. क्लियर है? और दूसरी चीज जो आपको लिखनी है इसके बाद, इसी पॉइंट में ऐड ऑन करनी है, जो मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे, charge on a body is due to, या हम वर्ड यहां पे क्या लिख सकते हैं, नेट चार्ज is due to the electrons and protons प्रेजेंट इन बॉडी। तो बॉडी पे कितना नेट चार्ज होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास अपना चार्ज है वो उनकी अपना एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है और उनका एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, दैट यू नीड टू नो। जस्ट राइट इट डाउन, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अभी मैं आपको बताऊंगा, ये तो भी हमने देख लिया चार्ज होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, चार्ज किसने बताया, उसकी वैल्यू क्या है, क्वांटा किसने बताया, और मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हमें क्या पता चला, चीजें हमने पढ़ ली। अब हमें यह पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उसकी क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे जब भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाई जाती हैं फिजिक्स में, इट इज टोल्ड टू यू दैट वेदर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे समझाया जाता है ना आपको। तो सिमिलरली यहां पर भी आपको ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो आपको समझनी है। समझ में आई बात? तो आप हेडिंग इसमें डालेंगे, साथ साथ हम समझते जाएंगे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहले बेटा हम करेंगे चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज जब आपको बताई गई थी तो आपको यह बताया गया था कि वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस उनकी डायरेक्शन भी मैटर करती है। उस मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन क्या है। स्केलर क्वांटिटीज में मुझे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो चार्ज भी बिल्कुल सेम चीज है। चार्ज आपको क्या बताता है, किसी भी बॉडी में, किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज है, वो आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या उसमें एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है। इट ओनली टेल्स अबाउट द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन, हेंस इट इज द स्केलर क्वांटिटी। तो लिख लेते हैं इसको, इट टेल्स अबाउट एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा है, अगर मैं एक चार्ज्ड बॉडी लूं और उसको मैं दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी के पास ले आऊं और कांटेक्ट में रख दूं, तो कांटेक्ट में रखने पर जो चार्ज्ड बॉडी है उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलकर अनचार्ज्ड बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं। समझ में आई बात? सो दैट मींस जो चार्ज है वो क्या है, ट्रांसफरेबल है। It can be transferred from one charged body to another uncharged body. So,
charge is transferable. It can be transferred from one charged body to another uncharged body when both are brought in contact with each other. सिंपल। तो एक तो हमने समझा कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा हमने ये समझा कि इट कैन बी ट्रांसफर्ड। अच्छा, आप सबने पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन का होता है 1.67 10⁻⁻27 kg मास, दैट यू नो। दैट मीन्स एक जो चार्ज है उसके पास मास जरूर होगा। अगर वो चार्ज है तो मास जरूर होगा इसके पास। दैट मीन्स जो चार्ज है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर चार्ज की प्रेजेंस है कहीं पे तो वो मास की प्रेजेंस का प्रूफ है। अगर चार्ज है तो मास तो है ही है। तो चार्ज का प्रेजेंट होना मास की एग्जिस्टेंस का प्रूफ है, पर रिवर्स ट्रू नहीं है। अगर कहीं पे मास है तो जरूरी नहीं है उसके ऊपर चार्ज होगा। लेट मी अगेन टेल यू, एक्सप्लेन यू। अगर कहीं पे चार्ज है, अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है तो वहां पे मास जरूर है। मतलब एक चार्ज के साथ एक मास एसोसिएटेड है। मतलब अगर ये चार्ज है, येलो कलर चार्ज है, तो ये जो मास अगर मैं इसको बोलता हूं तो ये तो इसके साथ रहेगा ही रहेगा। अगर मैं बोल दूं कि ये चार्ज है तो इसके बिना ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। पर अगर मैं बोलता हूं कि ये मास है तो ये अकेला हो सकता है बिना चार्ज के। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं ये पक्का बोल दूं कहीं पे कि ये येलो चौक प्रेजेंट है जो कि चार्ज है, तो बेटा ये पिंक वाला जो मास है वो इसके साथ हमेशा रहेगा ही रहेगा। मतलब ये हमेशा पेयर में हमेशा मिलेंगे आपको। जहां पे चार्ज है वहां पे मास तो है ही है। बट अब अगर मैं बोलता हूं यहां पे मास है तो जरूरी नहीं है इसके साथ यहां पे चार्ज हो। मास जो है वो बिना चार्ज ही एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जांपल न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास मास है पर क्या उसके ऊपर चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, न्यूट्रल है वो। तो अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो उसके पास सिर्फ मास है, बिना चार्ज का मास है वो। तो मास जो है वो बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। पर अगर कहीं पे चार्ज है तो उसके साथ मास एसोसिएटेड होगा ही होगा। तो चार्ज हैज एसोसिएटेड मास विद इट। तो जो चार्ज है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पर मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आप कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स देते हो बॉडी को तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हो तो उसका मास डिक्रीज हो जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से जो चार्ज होता है वो क्या कर देता है? मास को वेरी कर देता है। तो चार्ज के प्लस माइनस होने से मास भी अकॉर्डिंगली चेंज होता है आपका। तो चार्ज के साथ मास एसोसिएटेड है, दैट आई एम टेलिंग यू। लिख लेते हैं उसको। थर्ड प्रॉपर्टी बनेगी आपकी है charge has an associated mass. Charge cannot exist without mass, but
mass can exist without charge. Neutron. If electrons are transferred from body 1 to body 2, then mass of 1, जो body 1 है, decreases क्लियर है। तो चार्ज जो है उसके साथ मास एक एसोसिएटेड रहेगा ही रहेगा। चार्ज अगर कहीं पे जाता है तो अपने साथ मास भी लेकर जाता है। अगर आप चार्ज को ऐड करवा रहे हो, जैसे इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप कहीं ऐड करवा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ मास को भी लेकर जाएंगे, तो वो मास एडअप हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हो बाहर तो मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात, जस्ट नोट इट डाउन। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, वही जो मैंने मिलिकन्स के फॉर्म में आपको समझाई थी, क्वांटा ऑफ चार्ज की। जो चार्ज है बेटा दैट इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मतलब कोई भी फ्री चार्ज अगर आप उठाओगे तो आपको वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स के मल्टीपल में ही मिलेगा। या 1 क्या मल्टीपल होगा, या 2 का होगा, 3 का होगा, पर मिलेगा हमेशा मल्टीपल्स में। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। Free charges, change the chalk, exist in the integral multiple of elementary charge. This property means क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब जो Q होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू NE। N इज पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, और जो E है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये मतलब हुआ इसका कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, मतलब चार्ज हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगा, या 1E होगा, या 2E होगा, या 20E होगा, 40 होगा E के मल्टीपल्स में। ये मतलब होता है क्वांटाइजेशन का। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है आपकी प्रॉपर्टी दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो कभी भी चेंज नहीं करता। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आई आपकी है
चार्ज इज कंजर्व्ड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, मतलब उस सिस्टम के बाहर कुछ नहीं है, मतलब सबसे बड़ा सिस्टम आइसोलेटेड, जो आइसोलेटेड है हर चीज से। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज remains same but individual charges may change। individual charge may change मतलब क्या है इसका? जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो सिमिलरली चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। इसको कैसे समझ सकते हैं? मान लो ये यूनिवर्स जब बना तो भगवान ने 1000 रुपए दिए इस पूरे यूनिवर्स को, और उन्होंने बोला कि ये 1000 हमेशा इसी यूनिवर्स में रहेंगे, आपस में अपनी जरूरत के हिसाब से इसको यूज करते रहना। तो वो 1000 में से 10 रुपए कभी किसी के पास होते हैं, 500 किसी के पास होते हैं, 50 किसी के पास होते हैं, कोई किसी से 100 ले लेता है, उसको 200 दे देता है, पर टोटल जो पैसे हैं यूनिवर्स में वो 1000 ही रहेंगे। तो एक बार जब आपने 1000 दे दिए तो वो 1000 ही रहेंगे, पर जो इंडिविजुअल लोग हैं वो आपस में चेंज कर सकते हैं। उससे मैंने 20 रुपए ले लिए, किसी को 30 दे दिए, किसी से 50 ले लिए, किसी को 100 दे दिए। तो इंडिविजुअल जो रुपीज है, इंडिविजुअल जो मनी है वो क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है, पर टोटल मनी जो एक बार भगवान ने दे दी वो सेम। ऐसे समझ लो इसको आप। कंजर्वेशन एक वे है इसको समझने का, इसका क्या मीनिंग हो सकता है। नेक्स्ट जो हमने समझना है दैट इज चार्जेस इनवेरिएंट। क्या मतलब हुआ इनवेरिएंट का? इनवेरिएंट होता है जो कभी चेंज ना हो, मतलब चार्ज रिमेन्स सेम ऑन अ बॉडी, एक पर्टिकुलर बॉडी पे जो चार्ज है वो हमेशा सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्पीड। आप जितनी मर्जी उसकी स्पीड कर दो, चाहे कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले आओ, जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम ही रहती है हमेशा। सो चार्ज does not change whatever be its speed। it is independent of frame of reference। it is independent of frame of reference। this is the meaning of charge is invariant। अगर आपका चार्ज रेस्ट पे है, जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो वो चार्ज अपने आसपास एक फील्ड बनाता है जिसमें आप उस चार्ज से लगने वाली फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो। क्योंकि वो फील्ड एक इलेक्ट्रिक चार्ज ने बनाया है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक स्टेशनरी चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। उसी चार्ज को अगर मैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना स्टार्ट करूं, तो वो जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना ही रहा था पहले, अब वो साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। अब उसी चार्ज को अगर मैं एक्सेलरेट कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी, और वो एनर्जी भी रेडिएट करता है, क्योंकि इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड उसी का रिजल्ट होता है कि इट रेडिएट्स एनर्जी। समझ में आई बात? तो इसको डायग्राम की फॉर्म में अभी हम यहां पे समझ लेते हैं और लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एज सच एक टॉपिक भी है जो हमने इस चैप्टर में अभी करना है। अब देखना यहां पे चार्ज एट रेस्ट।
उसके बाद चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यहां पे क्या है, चार्ज इज एक्सेलरेटिंग। तो जब आपका चार्ज स्टेशनरी है या रेस्ट पे है, तो इसमें चौक मैं ले लेता हूं, और तो वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसमें आएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड रेडिएट्स एनर्जी। तो ये टेबल की फॉर्म में आपने याद रखना है कि एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म करते हैं, एंड दैट जो दैट रिजल्ट्स इन द रेडिएशन ऑफ एनर्जी, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये एक्सेलरेट भी कर रहा है तो एनर्जी भी रेडिएट वो करता है। जस्ट राइट इट डाउन। ओके, इसके बाद एक क्लासिफिकेशन बताऊंगा मैं आपको। आपने नाम तो पहले छोटी क्लासेस में भी सुन रखे होंगे, दैट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का मतलब क्या है? देखो, कंडक्टर्स उन मटेरियल्स को बोलते हैं जिनमें जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, मूव करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी कहीं भी मूव कर सकते हैं वो, इसीलिए वो उनको हम क्या बोल सकते हैं, कंडक्टर। वो कंडक्ट कर पाएंगे। पर ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिनके सारे इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं अपने अपने एटम्स और मॉलिक्यूल से, वो मूव नहीं कर सकते, तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं, तो उनको इंसुलेटर बोलते हैं हम। तो ये आपकी अलग नेक्स्ट डेफिनेशन है, उसके बारे में हम लिख लेते हैं अभी यहाँ। तो ये बनेगा आपका कंडक्टर्स and insulators. Those materials in which outer electrons of each atom or molecule are free to move throughout the material are called as conductors। मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे। फ्री क्यों है? क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं पूरी बॉडी में। और इंसुलेटर की बात करें, those materials in which all the electrons
of atoms and molecules are tightly bound are called as insulators. They have, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें, स्पेलिंग जगह लिखिए इंसुलेटर्स. They have very less free electrons, और इनका एक और नाम होता है also called as dielectrics. इनको क्या बोलते हैं हम? dielectrics. ये नाम माइंड में बिठा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज डाइइलेक्ट्रिक्स. तो कंडक्टर और इंसुलेटर दो टाइप के मटेरियल्स हैं. एक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे, एक में है ही नहीं. तो एक में कंडक्शन पॉसिबल है, एक में नहीं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं और कंडक्ट करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, किसी भी बॉडी को चार्ज करना तो मैं कैसे कर सकता हूं? फ्रिक्शन से कर सकता हूं, कॉन्टैक्ट में लाने से कर सकता हूं, चार्ज इंड्यूस कर सकता हूं. तो दीज आर द मेथड्स जिसके थ्रू हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग विल बी गोइंग टू बी माय नेक्स्ट टॉपिक. जस्ट टिल देन आप रिवाइज करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.